Congratulations! What a splendid win! India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Somi Rajgiri. क्या चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही हम मान ले कि हम हार चुके हैं? हिंदुस्तान के सिलेक्टर्स, हिंदुस्तान का कप्तान, हिंदुस्तान का कोच, क्या ये सब एक साथ आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं? क्योंकि ये सब मिलकर भी एक सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 ओडीआई बॉलर, दुनिया का, भारतीय टीम में उसके लिए जगह नहीं है। भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन को देखकर ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शानी टीम सिर्फ एक ही है, हिंदुस्तान। बाकी सब तो बेवकूफ। नमस्कार, ढेर सारे कागजों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपने इस खास पॉडकास्ट में, जिसको हम कहते हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। ये कोरे कागज नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि काफी कुछ डेटाज और स्टैट्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। बहुत सारी रिसर्च इसमें मौजूद है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जिस पर बातचीत करने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और मुद्दा कुछ ऐसा है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है कि रोहित शर्मा ने जाके सुनील गावस्कर की शिकायत की कि भाई सुनील गावस्कर भैया जो हैं हमारे को बहुत डांटते हैं, इनको बोलिए कि इतना ना डांटा करें। मुद्दा ये नहीं है ना। तो मुद्दा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब से टीम का ऐलान किया गया, तब से एक मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा जोर पकड़े हुए है। उस मुद्दे पर मैंने सोचा कि थोड़ा देखा जाए, एक है ना डीप डाइव, एक गहरा गोता लगाया जाए और देखा जाए कि कितनी सच्चाई है या कितनी इसमें जो है बात में दम है। इस चीज़ को थोड़ा सा परखा जाए और उसके बाद आपके साथ इस पर चर्चा की जाए। और ये मुद्दा है चैंपियंस ट्रॉफी। हर कोई कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो जीतना चाहिए भाई, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो 2024 में रोहित की कप्तानी में, तो चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं। और पिछला जो चैंपियंस ट्रॉफी था हमने जीता था 2013 में इंग्लैंड में धोनी की कप्तानी में, तो उसको भी करीब करीब 11 साल होने जा रहे हैं, 10 साल हो चुके हैं, 11वां साल चल रहा है। तो जीतना तो ज़रूरी है, लेकिन जीतने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है क्या? वो होती है टीम। और हर कोई कहता है कि जो जीत का सूत्रधार होता है, जो आपको जिताता है मैच, वो कौन होता है? वो होता है आपका बॉलिंग यूनिट। तो आप कह रहे होंगे कि हाँ, हम समझ गए कि आप बॉलिंग पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बॉलिंग पर बात करने वाला हूं, लेकिन आज बॉलिंग पे मैं बात करूंगा इस लाइन पे कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम अपने सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसके कई कारण हैं। कमजोर बॉलिंग लाइनअप चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारतीय टीम की, ये कहने के पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें से दो जो हैं वो मुख्य हैं, मेन रीजंस जो हैं वो दो हैं। और उनमें से दो मेन रीजंस हैं। जो पहला रीजन है उसमें यह है कि आपने जो बॉलिंग यूनिट चुनी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 गेंदबाज ऐसे हैं जो चोट से उबर कर चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। और खबरें जसप्रीत बुमराह की ये आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो एक सीक्रेट बना हुआ है अभी भी। न्यूजीलैंड के वो सर्जन जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया था, सर्जरी की थी, उन्हीं के पास सारी रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड के उस डॉक्टर से रिपोर्ट्स वापस नहीं आई है। अभी भी आप इंतजार कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह ने एक भी गेंद जो है डाली नहीं है जब से वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आए हैं। तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर क्रिकेट की गलियारों में जो बातें चल रही हैं वो ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह विल मिस द चैंपियंस ट्रॉफी। और आप इसके मायने समझते हैं? बिना जसप्रीत बुमराह के आप जीत नहीं सकते। जी हाँ, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। आप मोहम्मद सिराज को ले आओ जसप्रीत बुमराह की जगह, प्रसिद्ध कृष्णा को ले आओ, मुकेश कुमार पता नहीं कहां आजकल खोए हुए हैं, गायब हैं, वो सीन में नहीं दिख रहे, आप उनको ले आओ, आप आकाशदीप को ले आओ, आप जीत नहीं सकते। बुमराह के बिना टीम इंडिया नहीं जीत सकती। लेकिन फिलहाल मुद्दा वो नहीं है। आप कहेंगे कि जसप्रीत बुमराह बाहर थोड़ी हो गए हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के बिना आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल करेक्ट, जसप्रीत बुमराह तो है अभी। ये तो सिर्फ मैं आपको सोर्सेस के जरिए या जितनी मुंह उतनी बातें, जिस तरीके से बुमराह के प्रोग्रेस को हम देख रहे हैं उसको देखकर ये बातें चल रही हैं, तो उसको हम एक तरफ रख देते हैं।
हम आते हैं मोहम्मद शमी पे। आपने शमी को चुन लिया, आपने शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत मिस किया कि भाई शमी होते तो हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शायद कुछ कमाल कर आते। कमाल तो तब करते जब बैट्समैन कुछ रन बनाते। खैर, लेकिन शमी भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, करीब 1.5 साल के बाद वो लौट कर आ रहे हैं, नी की सर्जरी। और इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा कि T20 सीरीज में उनको शुरुआती 2 मैचेस में तो मौका ही नहीं दिया गया। तो शमी के नी को लेकर अभी तो सब आश्वस्त हैं, श्योर हैं कि शमी जो है पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वजन भी कम किया। बता रहे हैं कि 2 किलो उन्होंने इंजरी से पहले जो वजन था, यानी कि 2023 वर्ल्ड कप में जो वजन था उससे 2 किलो उन्होंने कम भी कर लिया है। तो वो फिट है पूरी तरीके से। लेकिन हमें क्या पता कि लय उनकी जो है वो वापस आई या नहीं आई। डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंदबाजी करना और चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके बॉलिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। ऐसे में क्या शमी वही शमी हमें चैंपियंस ट्रॉफी में दिखेंगे? अभी पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 ओडीआई हैं उसमें शमी तीनों में खेलते हुए 10-10 ओवर करते हुए क्या नजर आएंगे? 30 ओवर्स करने के बाद हम उनको एक तरीके से मेजर कर पाएंगे, है ना, इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है फॉर्म में आ गया है, टप्पा इसने पकड़ लिया है, इसकी गेंद में वही धार नजर आ रही है जिसके लिए मोहम्मद शमी जाने जाते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं है, ये भी एक सस्पेंस है। और तीसरे तेज गेंदबाज कौन है आपके? तीसरे तेज गेंदबाज आपके हैं अर्शदीप सिंह। T20 में तो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स भी बना रहे हैं तेज विकेट्स लेने के लिहाज से, जसप्रीत बुमराह से भी आगे चल रहे हैं। लेकिन जब बात आती है अर्शदीप की ओडीआई की परफॉर्मेंस की, तो अर्शदीप के ओडीआई और T20 के परफॉर्मेंस में बहुत अंतर है। अर्शदीप इतना इंपैक्ट वाला गेंदबाज या एक्स फैक्टर बॉलर नहीं है ओडीआई में जितने वो T20 में है। तो फिर रह क्या गया आपके पेस बॉलिंग अटैक में? शमी और बुमराह को आप फिलहाल जानते नहीं है वो आएंगे या नहीं आएंगे, और उसके बाद अर्शदीप आपके मेन बॉलर नहीं है। स्पिन की तरफ अगर चले जाएं तो कुलदीप भी एक लंबे ब्रेक के बाद, कंधे के सर्जरी के बाद लौट के आ रहे हैं। क्या कुलदीप में वो जिप आ गया है? क्या वो तेजी आ गई है कुलदीप में? क्या वो टप्पा पकड़ लेंगे? क्या वो उस तरीके से बल्लेबाजों को परेशान कर पाएंगे? ये भी अभी देखने का इंतजार करना है। इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे तो देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं, बाकी स्पिनर्स को चलो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने 2 एक जैसे स्पिनर रखे हुए हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल तो एक्चुअली में हाइट को अगर हम हटा दें तो दोनों फोटोकॉपी हैं एक दूसरे के। दोनों को लेकर जाने का साथ में एक मतलब ही नहीं बनता था। आप युजवेंद्र चहल को ट्राई कर सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। सिलेक्टर्स की सोच समझ में नहीं आई, है ना। तो अब आप देखिए कि आप वाशिंगटन सुंदर और रह गए, तो आपके स्पिन में भी जो बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। स्पिन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है, जो बेटर किया जा सकता था। ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस मुद्दे पर चाहे वो पूर्व क्रिकेटर्स हों, हमारे महकमे के जर्नलिस्ट हों, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट हों, सब ने एक जो मुद्दा उठाया था वो था बॉलिंग का कॉम्बिनेशन। 4 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज के साथ आप जा रहे हो। 3 तेज गेंदबाज के साथ आप जा रहे हो, और उसमें से अभी जसप्रीत बुमराह का तय नहीं है। और हार्दिक पांड्या अगर आप चौथा तेज गेंदबाज मान रहे हो, तो हार्दिक पांड्या अपने 2020-21 वाले फॉर्म में नहीं है, वो वाला गेंदबाज नहीं है, या इंजरी से पहले वाला 2018 वाला हार्दिक पांड्या नहीं, जो 140-145 में भी गेंदबाजी कर लेता था। आज वो अपने बाउंस पे डिपेंड करते हैं कि मैं ऐसा टप्पा जो है और बाउंस जो है उनका थोड़ा पकड़ में नहीं आता है। शोल्डर जो लगाते हैं थोड़ा मोहिंदर अमरनाथ की वो याद दिलाते हैं मुझे। मोहिंदर अमरनाथ की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उनके पेस को गेज करना, पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। वो लगता था कि वो गेंद जो है उनकी पहुंचेगी नहीं, लेकिन काफी आपके सोच से परे तेजी से आप तक पहुंच जाती थी मोहिंदर अमरनाथ की गेंद। टप्पा भी सही होता था, गेंद सीम भी करती थी, स्विंग भी करती थी, और मोहिंदर अमरनाथ एक इफेक्टिव गेंदबाज साबित हो जाते थे। 1983 वर्ल्ड कप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ यूट्यूब में देखो और स्कोर कार्ड देखो, मोहिंदर अमरनाथ ने क्या शानदार गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। ऐसे आते थे ढीले ढीले। हार्दिक आते तो तेज हैं, बॉडी तो उनकी एकदम लगता है कि बहुत तेज गेंदबाजी करने वाले हैं, लेकिन अब वो स्लो कर रहे हैं, 130, 135। बाउंस उनका डिसेप्टिव है। तो वो आपके 10 ओवर वाले बॉलर ओडीआई में, आई रियली डाउट इट, 10 ओवर वाले बॉलर वो ओडीआई में नहीं है। वो इस समय
स्टेप इन कर सकते हैं बीच में चेंज ओवर के लिए, मिडिल ओवर्स में 4 ओवर डाल दिए, फिर बीच में कहीं पे स्पेल चेंज करना है या एंड चेंज करना है तो 2 ओवर्स डाल दिए, 1 ओवर डाल दिया। तो बुमराह को आप हार्दिक पांड्या को आप उस तरीके से रोटेट कर रहे हो इस समय। आप लगातार उनसे 6-7 ओवर नहीं देख रहे हो कि आए और हाई इंटेंसिटी 6 ओवर ठा 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 ठा, विकेट भी लिया, रन भी रोक दिए, कंटेन भी कर दिया और कमाल करके आपको जो है एकदम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचा दिया। नहीं, हार्दिक पांड्या से आप एट वन गो आप 3 ओवर 4 ओवर 2 ओवर ऐसे देखोगे, चेंज ओवर के लिए वो आएंगे, स्टेप इन वाले बॉलर हो गए आप। आखिरी में आप देख रहे हो कि डेड ओवर्स में प्रेशर बहुत है, डेथ में जाके कि भैया बहुत गेंद और रन्स का जो फासला बड़ा कम है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जिसके पास वो टेम्परामेंट हो, तब आप हार्दिक पांड्या की तरफ गेंद उछाल देते हैं। जैसा हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, आपने क्लासन इतना जबरदस्त खेल रहे थे तो रोहित को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने गेंद जो हार्दिक पांड्या की तरफ उछाल दी। जानते थे कि एक्सपीरियंस है, घबराएगा नहीं, अपनी लाइन और लेंथ जो है उससे भटकेगा नहीं, और वही हुआ, उन्होंने आया और क्लासन का विकेट खा गए वो। तो ये हार्दिक पांड्या की अब यूएसपी है। हार्दिक पांड्या की यूएसपी एक प्योर ऑलराउंडर की तरह नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें, वो एक स्टेप इन करने वाले गेंदबाज बन गए और बैटिंग में वो अच्छी बैटिंग करते हैं, स्टेबल हैं बैटिंग के लिहाज से। अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा यूजफुल है बॉलिंग के मुकाबले, लेकिन चलो बॉलर तो वो है ही है। तो ये है बात यहाँ पर बॉलिंग की। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अब मैं उस पर डाइव लगाने वाला हूं, वो है आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन। 4 स्पिनर, 3 तेज गेंदबाज। बॉस ऐसा अगर आप कहो ना, पिछले बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में या चैंपियंस ट्रॉफी में या एशिया कप में, टीम इंडिया कभी ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ नहीं उतरा है। अब मैं आपको आगे देने जा रहा हूं कुछ ऐसे आंकड़े जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हम वाकई में गलती कर बैठे हैं, और क्या जो समीप राजगुरु यानी कि जो कह रहे हैं कि क्या आप अपने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हो, और आपके जीतने के चांसेस, जिस दिन आपने टीम का ऐलान किया था, जिस बॉलिंग कॉम्बिनेशन को आपने मैदान में उतारने का सोचा, उसी दिन आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आंकड़ों के जरिए आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर हाल है। और मैं इन गेंदबाजों के 2023 के और 2024 के आपके हमारे बॉलर्स के रिकॉर्ड्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है। चलो मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं इस समय, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि दुबई में आप 4 स्पिनर्स लेके गए और 3 तेज गेंदबाज लेके गए। दुबई में अगर आप पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स करोगे तो स्पिनर्स का बोलबाला ज्यादा बेहतर रहा है पेसर्स के मुकाबले। लेकिन अगर आप सैंपल साइज देखोगे, फरवरी मार्च के महीने में कितने मैचेस हुए, तो ना के बराबर। फरवरी मार्च में और अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में जब दुबई में मैच खेला जाता है या जून जुलाई में मैच खेला जाता है, तो कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। गेंद पिच में गिरने के बाद स्लो होती है, दोहरी उछाल होती है थोड़ी सी, ग्राउंड एक तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सिंगल्स और डबल्स लेने का भी बहुत एक तो वो होता है, चांस होता है, और यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ग्राउंड बहुत बड़ा है। लेकिन जब फरवरी में मैच हो रहे हैं और मार्च 9 तारीख को फाइनल है, और वो फाइनल हो सकता है भारत पहुंचे तभी दुबई में होगा, वरना वो पाकिस्तान में फाइनल खेला जाएगा। हालांकि एक और मुद्दा है कि पाकिस्तान के तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है बॉस। हो सकता है कि पाकिस्तान का जो लेग है, यानी कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हो रही है होस्ट नेशन से, ये पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर यूएई में ना आ जाए, क्योंकि स्टेडियम्स तैयार नहीं है। 10 फरवरी तक कह रहे हैं कि वो स्टेडियम्स बना देंगे, लेकिन अभी तो 10-10 हज़ार सीटें लगनी बाकी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, सिविल वर्क बाकी है, वहाँ पे चल रहा है काम। देखते हैं पाकिस्तान कैसे पूरा करता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे आज तक जो है दुबई में किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतरी है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको ना स्क्वाड बताता हूं कि दुबई में जब जब भारतीय टीम खेलने के लिए गई है तो किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ गई है। ऐसे हवा में बोल देने से बात नहीं बनती है ना कि यार आपने गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुन ली है। लेकिन क्या ये 2025 कुछ खास है? क्या यहाँ की पिच बदल चुकी है? क्या हमारे जो सेलेक्टर्स हैं या हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्या जाके वो पिच को देख कर आए? उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने फैसला लिया कि ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स, इतिहास जो है वो कुछ और बयां कर रहा है। चलो शुरू करता हूं मैं ना, दुबई में टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या क्या रहा है। रोल आ गया इन पेपर्स का, रिसर्च का। 2018 एशिया कप आप चैंपियन बने थे, है ना? तो आप कितने पेसर्स लेके गए थे, कितने स्पिनर्स लेके गए थे, मैं आपको बताता हूं। 5 तेज गेंदबाज और स्पिनर्स थे आपके 1 2 3 4
4 स्पिनर्स, 5 तेज गेंदबाज। अब आप सुनिए पेसर्स कौन कौन थे 2018 आप एशिया कप में जब आप जीते थे। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, हार्दिक पांड्या, 5 तेज गेंदबाज। और हार्दिक पांड्या 2018 वाला हार्दिक पांड्या वाज ऑलमोस्ट एट पार विथ जसप्रीत बुमराह या किसी भी तेज गेंदबाज। इनफैक्ट मतलब शार्दुल वगैरह से तो बहुत तेज था, 140 की स्पीड में वो गेंदबाजी कर रहा था हार्दिक तब। उसके बाद बैक इंजरी हो गई। स्पिन अटैक में से, इस स्पिन अटैक में से आप देखो इस समय 2 इस टीम में भी हैं। स्पिन अटैक में थे 2018 में कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल और केदार जाधव जो पार्ट टाइम स्पिनर थे। एक्चुअली में आप देखो तो 3 स्पिनर लेके गए थे। केदार जाधव आपके है ना बाहर से, उनकी अलग ही एक बॉलिंग अटैक थी, बॉलिंग स्टाइल थी। केदार जाधव को अगर आप देखें 2-3-4 ओवर से ज्यादा वो करते नहीं थे। 3 स्पिनर्स आप लेके गए थे, जेन्युइन 3 स्पिनर्स। और इस बार भी शायद चहल को जगह देने की जरूरत थी। आप अक्षर और जडेजा दोनों को लेके जा रहे हैं, एक जैसे बॉलर। आप अक्षर और चहल या आप जडेजा या चहल को लेके जाते तो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बेटर होता, लेकिन नहीं, आप ले गए वाशिंगटन सुंदर भी। आप ओवरऑल अगर आप देखो कुलदीप यादव के बाद जो 3 स्पिनर्स हैं दे आर वन डायमेंशनल, सबकी बॉलिंग एक ही तरह की है, बैट्समैन को कोई परेशानी नहीं होने वाली। 2018 में आपने देख लिया इट वाज ऑलमोस्ट 5:3 का रेशियो 2018 दुबई में, ठीक है। अब आ जाओ 2021 वर्ल्ड कप स्क्वाड, बहुत बुरी तरीके से हारे थे उसमें, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से हार गए थे, पहले पाकिस्तान से फिर न्यूजीलैंड से 10 विकेट से हार गए थे। और इस बार भी खेलना है, बांग्लादेश के बाद आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से ही खेल रहे हो, ठीक है। 2021 में आप देखो 1 2 3 4 आप यहां पर 4 पेसर्स लेके गए थे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी। स्पिनर्स की अगर आप बात करोगे तो रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती। 2021 में क्या हुआ ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। रे रुक्मिणी है ना, तो ये तो सबको पता है। 2021 में पिट कर वर्ल्ड कप के पहले राउंड से हम बाहर हुए थे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन देख लो 4:5, 4 तेज गेंदबाज, 5 स्पिनर, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती। आप 5 जेन्युइन स्पिनर्स लेके गए थे दुबई में। क्या सोच कर गए थे, क्या सोचा था ठाकुर कि सबको उड़ाकर रख देंगे हमारे स्पिनर्स। पेस बॉलर कौन थे? हार्दिक पांड्या, 2021 में इनका ग्राफ ऑलरेडी नीचे आ रहा था। जसप्रीत बुमराह स्ट्रगल शुरू हो गया था। भुवनेश्वर कुमार नॉट एट हिज बेस्ट। मोहम्मद शमी इकलौते अच्छे बॉलर थे, लेकिन आप देखोगे अगर 2021 में शमी और जसप्रीत बुमराह की हालत ठीक नहीं थी, और कैसे रिजवान और बाबर ने जो है 10 विकेट से हमें हराया था उस T20 वर्ल्ड कप में। ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। सिलेक्टर्स देख नहीं रहे क्या इस चीज को? कप्तान ने देखा नहीं क्या? 2021 में आप हार के आए हो इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन से, नंबर्स में फर्क है सिर्फ। इस बार आप 4 स्पिनर लेके गए हो, उस बार आप 5 स्पिनर्स लेके गए थे। इस बार आप 3 पेसर्स लेके गए थे, उस बार आप 4 पेसर्स लेके गए थे, और आप बुरी तरीके से पिट के फर्स्ट राउंड में बाहर होकर आए थे 2021 में। सेम कॉम्बिनेशन जो इस बार आप लेकर आए हो। तो आपको दिखा दिया मैंने अभी। 2018 में आप चैंपियन बने, आपने पेसर्स ज्यादा रखे और स्पिनर्स कम। बॉलिंग कॉम्बिनेशन राइट थी कि आपने यहां पे 5 पेस बॉलर्स रखे और 4 स्पिनर्स रखे 2018 एशिया कप में, एंड यू वन द टूर्नामेंट। आप टूर्नामेंट जीते, और आप 2021 के वर्ल्ड कप में यही कॉम्बिनेशन जो अब 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, वही कॉम्बिनेशन लेके गए, जहां पर आपने स्पिनर्स की तादाद बढ़ा दी और पेसर्स की तादाद कम कर दी, तो आप फर्स्ट राउंड बाहर हो गए। तो क्या 2021 2025 में रिपीट हो जाएगा? आई होप नॉट कि ऐसा हो। लेकिन बॉलिंग में जो कॉम्बिनेशन है, जो इंजरीज दिख रही हैं, ओफ, योर बॉलिंग, आवर बॉलिंग इज लुकिंग वेरी वेरी वीक, कमजोर लग रही है। इतनी कमजोर बॉलिंग मैंने कभी नहीं देखी। अब आ जाओ 2022 एशिया कप स्क्वाड, इसमें भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन था हमारा। अब आप देख लो, इसमें भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, हार्दिक पांड्या, ठीक है। और स्पिनर्स देख लो, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, यजुवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई। आपने 4 तेज गेंदबाज, 4 स्पिनर्स रखे, फिर भी आपने बैलेंस मेंटेन किया। 3 तेज गेंदबाज लेकर तो आप दुबई गए ही नहीं हो बॉस। पॉइंट टू नोटिस, ध्यान देने वाली बात यह है,
परफॉर्मेंस को अगर हम इस समय अलग भी रख दें तो आप 3 तेज गेंदबाज लेकर तो कभी गए ही नहीं हो। ये आपका हिस्ट्री यहां पर बता रहा है, ये आपको मैंने रिकॉर्ड्स दिखा दिए। 2018, 2021, 2022, ये आपको मैंने रिकॉर्ड्स दिखा दी। आप कभी भी 3 तेज गेंदबाज लेकर गए नहीं हो, और उनमें 3 तेज गेंदबाजों में से एक का खेलना लगभग ना है। जसप्रीत बुमराह बताया ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं, खेल पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में तो फिर ये सारे आंकड़े वैसे ही सब जो है ना वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बिना तो टीम इंडिया वैसे ही मतलब ये समझ लो 60% खत्म है। 60% एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है आज की तारीख में। मोहम्मद शमी को हमने देखा ही नहीं है 1.5 साल से बॉलिंग करते हुए। टाइम तो लगेगा, और 3 ही मैच है सिर्फ, शुरू हुआ नहीं खत्म। 20 को पहला मैच, 23 को दूसरा मैच, 3 मार्च को तीसरा मैच, बीच में 6 दिन का ब्रेक है। 6 दिन का नहीं, 28 दिनों का ही तो फरवरी होता है करीब। हाँ, 6 दिन का ब्रेक है, 6 दिन का आपके पास ब्रेक है। आप मतलब इससे पहले कि संभलो, सोचो कोई चीज बिगड़ गई, तब तक टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। और इस बॉलिंग लाइनअप में आप किसको लेकर आओगे इसके बाद? मोहम्मद सिराज को, जो कि आपको मैं बता दूं, आंकड़े में दिखाऊंगा। आपने मोहम्मद सिराज को बाहर रखा है। आपको पता है मोहम्मद सिराज इस वक्त इंडिया का नंबर 1 ओडीआई बॉलर है। जी हां, नंबर 1 ओडीआई बॉलर है। उस पर मैं बाद में जाऊंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बाकी टीम्स हमारी पूल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं उनकी टीम कॉम्बिनेशन। तुलना करना जरूरी है, दुश्मनों को भी तो सबसे पहले ये देखना होगा ना उनकी ताकत क्या है। आइए मैं अब आपको हमारे जो विरोधी टीम्स हैं जिनके खिलाफ आपको खेलना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, उनके बॉलिंग अटैक को दिखाता हूं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो आप दंग रह जाएंगे, जो कि दुबई में इतने मैचेस खेलता है, जिसको कंडीशंस के बारे में सबसे अच्छी तरह मालूम है अफगानिस्तान के बाद। आपको पता है क्या कॉम्बिनेशन लेकर पाकिस्तान आ रहा है? उनकी प्रोफेशनल टीम हाल में ही अनाउंस की गई है, और वो जो लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं 3 स्पिनर को, सिर्फ 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, और तेज गेंदबाज लेके आ रहे हैं 5। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, अमर जमाल और अब्बास अफरीदी। स्पिन में अगर आप देखोगे तो अबरार अहमद और सलमान आगा इनके 2 मेन स्पिनर्स हैं। तो अब आप देखो पूरा पेस अटैक लेकर पाकिस्तान आ रहा है, और जो जेन्युइन स्पिनर्स है वो 2 ही लेकर आ रहे हैं वो। तो क्या पाकिस्तान गलती कर रहा है? पाकिस्तान बेवकूफ है? इस बारे में तो हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो 23 फरवरी को मुकाबला है ना भारत बनाम पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का हाल कई बार बेहाल कर चुके हैं, और फखर जमान को भी ले आए वो अपनी टीम में, जिन्होंने 2017 में शतक जड़ दिया था भारत के खिलाफ और भारत को फाइनल में हरा दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में कई बार पाकिस्तान हरा चुकी है, और इस वक्त पाकिस्तान की टीम जबरदस्त फॉर्म में। ओडीआई में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पटका है। 23 तारीख को जो टीम कॉम्बिनेशन मुझे दिख रही है और जिस फॉर्म में टीम इंडिया दिख रही है, इस पर तो एक स्पेशल एपिसोड करना पड़ेगा बॉस। भारत बनाम पाकिस्तान एक स्पेशल एपिसोड होगा, क्योंकि बल्लेबाजी में नाम तो है लेकिन काम नहीं है। काम बड़ा खराब चल रहा है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लो, विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनके रणजी के परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला, परफॉर्मेंस में भी डुबा दिया, टीम को भी हरा दिया, और अगला जब रणजी ट्रॉफी खेलने की बारी आई तो खबर ये आ रही है, बात तो एक ही खेलने की हुई थी ना, एक ही खेलूंगा, एक ही खेलने की बात हुई थी भाई, एक खेल लिया हो गया, रख ली तुम्हारी बात बीसीसीआई की। मतलब वो वाली बात है यहाँ पर। ये नहीं कि खुद से खेलने की इच्छा है, खुद फॉर्म में आना है, खुद टीम को फ्रंट से लीड करना है, ऐसी कोई इच्छा मुझे रोहित शर्मा के अंदर या टीम के प्लेयर्स के अंदर नहीं दिख रही, क्योंकि बीसीसीआई ने इस बार हाथ मरोड़ा है कि नहीं खेलोगे तो बाहर कर देंगे, या फिर बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया होगा भैया इज्जत का सवाल है यार, कुछ तो खेल लो यार तुम लोग, दोनों में से एक चीज़। दोनों बोला चलो ठीक है आपके खातिर हम खेल लेते हैं। तो विराट कोहली ने भी एक मैच खेल लेना है रणजी का दिखाने के लिए, और उधर रोहित शर्मा एक खेल के बोला हो गया भाई, मैं नहीं हूँ। जायसवाल ने भी बोल दिया मैं भी नहीं हूँ। श्रेयस अय्यर ने भी बोल दिया मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ दूसरे रणजी ट्रॉफी मैच के लिए। चलिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है बॉलिंग कॉम्बिनेशन, और मुद्दा ये है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में अपने सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक के साथ उतर रही है। तो इसका जो आंसर है, जिसका उत्तर है, ये इस पॉडकास्ट के आखिरी में हम डिसाइड करेंगे और फिर बात करेंगे। बांग्लादेश के स्क्वाड की अगर बात करें तो बांग्लादेश के पास कितने पेसर्स हैं? 1 2 3 4
4 5 5 पेस बॉलर्स हैं इनके पास। सौम्या सरकार हालांकि पार्ट टाइम पेस बॉलर, लेकिन 5। और अगर स्पिनर्स की बात करोगे आप, इनके स्पिनर्स मेहंदी हसन मिराज, राशिद हुसैन और नसूम अहमद, 3 स्पिनर्स, 5 तेज गेंदबाज। बांग्लादेश भी बेवकूफ है क्या भाई? कमजोर हो सकती है, हार सकती है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन इनको भी पेसर्स ज्यादा रखे इन्होंने, पाकिस्तान ने भी ज्यादा रखे हैं भाई। आपके पूल की टीम्स हैं ये, दिस इज योर पूल। अब आ जाओ भाई न्यूजीलैंड स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, विलो रूक, बेन सियर्स, नेथन स्मिथ, 6 तेज गेंदबाज हैं, एक आध पार्ट टाइम इनमें से। 6 पेस बॉलर्स हैं न्यूजीलैंड के पास। स्पिनर्स मिचेल सैंटनर, स्पिनर प्लस कैप्टन माइकल ब्रेसवेल, हाँ ओवर्स मिलेंगे इनको, ये करेंगे। ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र तो पार्ट टाइम है, 2-3 ओवर है। मैंने जानबूझ के रखा है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक दिखे कि मुझे शर्म ना आए बोलते हुए कि भैया न्यूजीलैंड भी बेवकूफ है, वो भी 3 ही स्पिनर लेके आ रही है, लेकिन मैंने रचिन रविंद्रन को जरूर जबरदस्ती डाल दिया इस टीम में, जिससे कि कम से कम यार हम लोग थोड़े से समझदार लगे कि हम समझदार हैं। हम तो सिर्फ 3 ही तेज गेंदबाज लेके जा रहे हैं, उनमें से भी 2 जो है चोटिल हैं, वो वापस आ रहे हैं। अर्शदीप जो है वो आपका मेन ओडीआई का फास्ट बॉलर नहीं है। मोहम्मद सिराज उसको तो हमने बाहर रख दिया जी, उसको हमने वर्कलोड मैनेजमेंट में हमने बाहर ही कर दिया, टीम में नहीं है। हे खुदा, क्या है ये? तो ये है न्यूजीलैंड की टीम, ये न्यूजीलैंड की टीम है। तो आप खुद देख लो, कोई भी इंडिया वाला कॉम्बिनेशन लेकर नहीं आ रहा। तो क्या इंडिया ने मतलब किसी और ग्रह से और किसी प्लेनेट से आए हो? आपकी सोच एकदम अलग है। आप जो सोचते हो वो मतलब एकदम राइट है, और आपका कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में। किस सोच से आपने टीम बनाई है भाई? आपका बॉलिंग अटैक इस तरीके का कि आपका कॉम्बिनेशन ही बिगड़ा हुआ है। इंजरीज की बात और ये बात तो बात की बात है। ये है यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक। हर किसी के पास स्पिन और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो पेसर्स 1 नहीं तो 2 स्पिनर से ज्यादा हैं। हम इकलौते हैं जो पेसर्स ज्यादा लेके जा रहे हैं, और हमने स्टैंड बाय में एक बॉलर रखा है जो आज तक कभी खेला ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच दे दिया था गौतम गंभीर ने, पता नहीं क्यों दे दिया था, क्या सोच के दे दिया था। उसका नाम है हर्षित राणा। राणा जी माफ करना, आपके परफॉर्मेंस से हम अभी तक संतुष्ट नहीं है कि आप इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार हो। आपको और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आईपीएल तो इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाता नहीं है। मेरा मानना है कि आईपीएल तो आपको बिगाड़ता है, और आप एक बार आके इंटरनेशनल क्रिकेट में चमक जाते हो तो फिर आईपीएल में आपके रेट्स आए हो जाते हैं, फिर तो आप गए काम से। बहुत सारे प्लेयर्स हैं आईपीएल के ही बनकर रह गए, और वो आईपीएल ही खेलते रह जाएंगे। मतलब आप नाम क्या लूं मैं, बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे आईपीएल तक ही खेलकर आप खुश हैं। जैसे हमारे ऋतुराज गायकवाड़ भी आप ले लो, मेहनत ही नहीं करते उस तरीके से कि वो आ जाए टीम में। तो ये आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है। तो चलिए यहां पर अगर बात करें कि यहां के अगर विकेट टेकर्स की बात करता हूं मैं आपको, है ना, कुछ आपको एक और चीज दिखाते हैं। दुबई में विकेट टेकर्स जो है वो कौन कौन हाईएस्ट रहे हैं। अगर 2018 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें तो राशिद खान और मुस्तफिजुर रहमान दोनों ने 10-10 विकेट लिए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 8 लिए, कुलदीप ने 10 लिए। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर पेस बॉलर्स का बोलबाला रहा है। 2018 में स्पिनर्स 1-2 ओवर्स वो विकेट जरूर ज्यादा ले जाते हैं, क्योंकि बाद में मारने की कोशिश करते हैं और बीच के ओवर्स में वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं लंबे बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में दुबई में विकेट दे जाते हैं। तो ये दुबई स्टेडियम के अगर आप स्टैट्स देखोगे तो ये यहाँ पर स्टैट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। 2018 में आप अगर देखो मुस्तफिजुर और राशिद खान ने बराबर विकेट शेयर किया है ना, और फिर कुलदीप यादव ने 10 लिए, तो जसप्रीत बुमराह ने भी 8 लिए। तो ये यहाँ पर अगर आप देखो विकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखो तो बराबर है पेसर्स और स्पिनर्स का, और किसी किसी मैचेस में पेसर्स का ज्यादा है, किसी मैच में स्पिनर का ज्यादा है। लेकिन इसकी वजह से आपका स्पिन और पेस बॉलिंग का कॉम्बिनेशन का जो एक फॉर्मूला है वो नहीं बदल जाता है। फॉर्मूला ये है कि आप 5 पेस बॉलर्स और 4 या 3 स्पिनर्स लेके जाएंगे। आप 4 पेस बॉलर ले जाओ, 4 स्पिनर्स लेके जाओ, जैसे कि आप गए हो 2022 में, और आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। तो ये यहाँ पर खास बात है। और अगर आप देखोगे दुबई में, अगर आप देखोगे तो जो है यहाँ पर
पेस बॉलर्स की जरूरत आपको पड़ सकती है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि बैटिंग सेकंड भी टीम यहां पर 34 बार जीती है 58 मैचेस में, और बैटिंग फर्स्ट टीम 22 बार जीती है। तो ये क्या है? बैटिंग सेकंड का मतलब है कि आप चेज करते हुए जीते हो। ड्यू फैक्टर है, ड्यू फैक्टर है। ड्यू फैक्टर में स्पिनर्स तो वैसे ही नेस्ता नाबूद हो जाएंगे बॉस। वहां पे तो जो ड्वेन ब्रावो जैसा बॉलर है जो पेस को, या फिर हर्षल पटेल जैसे बॉलर्स हैं जो अपने पेस वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। स्पिनर की बॉल तो एकदम आओ मुझे मारो वाला हाल हो जाता है। आप बॉल डालते हो ना स्पिन होती है ना कुछ होती है, अच्छी सी बाउंस मिलती है, आप रख के देते हो पटाखा स्टेडियम के बाहर। तो स्पिनर्स के लिए तो बाद में बॉलिंग करना और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर आप पहले बैटिंग कर लेते हो टॉस हार के और फिर आप डिफेंड करने के लिए उतरते हो तो आपके बॉलर्स को और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास तो पेसर्स ही नहीं है। और अगर ड्यू फैक्टर है तो पहले के 10 ओवर जब तक गेंद गीली नहीं होती है वहां पर ब्रेक थ्रूज लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जब ड्यू फैक्टर होता है तो हम क्या कहते हैं कि अगर T20 होता है तो कहते हैं पावर प्ले के पहले 6 ओवर में मैच डिसाइड हो जाएगा। अगर आप 2-3 विकेट ले लेते हो, प्रेशर डाल देते हो तो मैच जीत जाओगे। ओडीआई में होगा तो आप 10 पहले 15 ओवर। आप पावर प्ले में विकेट लेगा। पावर प्ले में कौन विकेट लेगा? पावरफुल बॉलर्स। पावरफुल बॉलर्स कौन से होते हैं? पेस बॉलर्स, पीपीपी, पावरफुल पेस बॉलर्स। पावर प्ले, पावरफुल बॉलर्स, पेस बॉलर्स। तो आपके पास पेस बॉलर्स तो है ही नहीं, तो पावर प्ले में आप कैसे यहां पर ब्रेक थ्रू करोगे? क्योंकि आप देखिए बैटिंग सेकंड 34 मैचेस यहां पर जीते हैं। तो बैटिंग सेकंड का मतलब है कि हालांकि फिर वही बात है, फरवरी और मार्च का महीना है, ड्यू फैक्टर तो होगा ही होगा, लेकिन पिचेस भी इतनी खराब नहीं होंगी, इतनी सूखेंगे नहीं कि ऊपरी परत में गेंद जो है वो रुकने लगे, गिर के जो बाउंस में जो डस्ट होता है वो नहीं होगा, क्योंकि समर नहीं है, पिचेस क्रैक नहीं करेंगी। उछाल दोहरी नहीं होगी इतनी जितनी सितंबर अक्टूबर में होती है या नवंबर में होती है, उतना आप गर्मी दुबई में इस समय नहीं होगी। तो ये सारी चीजें देखकर आपको डर नहीं लग रहा है कि आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी की टीम यहां पर चुनी है? अगर बैटिंग की बात करोगे बॉलिंग से हटकर तो आपकी आधी टीम आउट ऑफ फॉर्म है। शुभमन गिल का फॉर्म नहीं देखा हमने, क्या बुरा हाल है। वाइस कैप्टन बना दिया, जिसको टीम में जगह नहीं मिल रही थी वो वाइस कैप्टन है टीम का, तो इसका मतलब आपने ओपनिंग स्लॉट जो है वो लॉक कर दिया। हरभजन सिंह ने बोला भी है भैया रुक जाते, आप चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने तक वेट कर लेते, क्योंकि आपने जायसवाल की जगह बंद कर दी वहां पर। जायसवाल कैसे ओपन करेंगे? अब रोहित और शुभमन ओपन करेंगे, क्योंकि वो तो वाइस कैप्टन बन गए। दोनों से रन नहीं है। विराट कोहली का बुरा हाल है, श्रेयस अय्यर का हमें पता नहीं है। तो इस लिहाज से मतलब इसमें मैंने वही कहा ना, हम एक दिन अलग से बैठना पड़ेगा इस पे बात करने के लिए कि ओवरऑल टीम का हाल क्या है। तो कहने की बात है कि टेस्ट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप वनडे की टीम देख लो, वनडे में आप समझ में नहीं आएगा। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड भी वनडे में अच्छा नहीं है। अब बात कर लो केएल राहुल की, उनका भी फॉर्म नहीं है। तो आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी बिगाड़ कर लेके जा रहे हैं। और यहां पर बैठ के हम इस बातचीत में, इस पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूं कि ये क्या चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत की सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप है। तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना इसमें। धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं यहां पर। तो अब तक हमने बात की जिस तरीके की कॉम्बिनेशन है और जिस तरीके से आपने तेज गेंदबाजों को और स्पिनर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही मुश्किलों से घिर गई है। और सबसे बड़ी बात जो समझ से परे है या फिर दिमाग में घुस ही नहीं रही है, वो ये कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर और इनके क्या सिलेक्शन पैनल ने मतलब सोच क्या रहे थे? वो सो रहे थे, या वो कहते हैं ना मुहावरा, क्या भांग पी ली थी उन्होंने कि किस तरीके से टीम सिलेक्ट कर रहे थे। अगर आप चलो मैं अब आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा जो ब्लंडर आपने किया है, जो मतलब अंधे को भी दिख जाए, मतलब उस तरीके की बात है, वो आपने मिस किया यहां पर सिलेक्शन कमेटी ने। उसमें रोहित शर्मा, सीनियर प्लेयर्स की भी बात होती है, आप यहां पर चीफ सिलेक्टर, उसके साथ 4 सिलेक्टर्स, मतलब 5-5, 6 कोच। गौतम गंभीर पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर, उन्होंने मिस कर दी। आईपीएल के विनिंग कोच, मेंटोर, उन्होंने मिस कर दिया। अगर आप बात करें, अगर चलिए मैं फटाफट यहां पर जो है 2023 से अब तक के जो हमारे तेज गेंदबाज और स्पिनर्स का रिकॉर्ड है, किसने कितने मैचेस खेले, वो आपको बता दूं, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्टैट्स एंड फैक्ट्स, नॉट ब्लफिंग, है ना। तो चलिए 2023 से अगर आप देखोगे, हार्दिक पांड्या ने 2023 में उन्होंने 20 मैचेस खेले और 21 विकेट लिए। 2023 में तो उन्होंने 20 मैचेस खेले, इकोनॉमी रेट भी ठीक था 5.52 का। लेकिन 2024 में भाई साहब एक भी मैच नहीं खेल पाए। हालांकि 2024 में 3 ही मैच थे, तब से इंजर्ड है वर्ल्ड कप से।
अक्षर पटेल की अगर बात करें, अक्षर पटेल ने 2023 में खेले सिर्फ 11 मैचेस इनको मौके मिले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 विकेट लिए हैं। तो इनका भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, ये टीम के स्पिनर हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से नहीं जा रहा हूँ, पहले पेसर्स या स्पिनर्स, मैं जंबल्ड अप है मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर, तो ओवरऑल बॉलिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। और 2024 में इन्होंने 3 मैचेस खेले अक्षर पटेल ने, 3 में उन्होंने 4 विकेट लिए, है ना। तो ये तो है यहाँ पर अक्षर पटेल का। वॉशिंगटन सुंदर की अगर बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ने 2023 में सिर्फ 7 मैचेस खेले और 4 विकेट लिए। तो इनको एक ऑलराउंडर की तरह आप लेके जा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2024 में इनको 3 मैचेस खेलने के मौके मिले जिसमें इन्होंने 5 विकेट लिए और इकोनॉमी रेट इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है 3.88 का। कुलदीप यादव जो कि इंजरी के बाद लौट के आ रहे हैं, 2023 में इन्होंने बहुत मैचेस खेले, 30 मैचेस, 30 में इन्होंने 49 विकेट लिए हैं। लाजवाब कुलदीप यादव का 2023 गया है, लेकिन उसके बाद उनकी इंजरी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया। उसके बाद 2024 में 3 मैचेस खेले, 3 में इन्होंने 4 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें, 2023 में इन्होंने 17 मैचेस खेले और 17 में इन्होंने 28 विकेट लिए। लाजवाब बॉलिंग, 2024 में खेले नहीं है। और मोहम्मद शमी की अगर बात करें, 2023 में 19 मैच 43 विकेट, माइंड ब्लोइंग। बुमराह, कुलदीप, मोहम्मद शमी, जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनके। लेकिन फिर वही बुमराह की तरह इंजरी से लौट के आ रहे हैं, लय अपनी मिलेगी या नहीं मिलेगी यही नहीं पता हमें। क्या हमें वो पुराना वाला शमी दिखेगा, पता नहीं, हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे। नहीं दिखा तो बोल देंगे भाई इंजरी से लौट के आ रहे हैं, दिख गया तो बोल देंगे वाह वाह देखो कितना बड़ा बॉलर है, इंजरी से आते ही अपनी जो लाइन और लेंथ पकड़ ली, है ना। तो मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरा, है ना। तो ये वाली बात है। अर्शदीप की अगर बात करें, 2023 में सिर्फ इनको 3 मैचेस खेलने को मिले जिसमें उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से अर्शदीप अच्छा है उनका परफॉर्मेंस। तो ये है अर्शदीप का परफॉर्मेंस। लेकिन आखिर में वो बात करूंगा जो हम लगातार बात कर रहे हैं, जो आप कैसे मिस कर सकते हो। आपको पता है 2022 से दुनिया का सबसे जबरदस्त, सबसे इफेक्टिव, इंपैक्टफुल पेसर कौन है? मियां भाई मोहम्मद सिराज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत तो खराब की, लेकिन सीरीज खत्म होते होते बीजीटी उन्होंने लय भी पकड़ ली थी। उनकी गेंदबाजी में वो धार भी नजर आ रही थी, इफेक्टिव भी नजर आ रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज को आपने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रख दिया। 2022 से दुनिया का नंबर 1 पेसर, दुनिया का नंबर 1 पेसर होने का मतलब है कि वो भारत का, हिंदुस्तान का भी नंबर 1 पेसर है। आप इसे बाहर कैसे छोड़ सकते हो? कैसे, कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट था? 2022 से अगर उनका रिकॉर्ड देखोगे तो लाजवाब उन्होंने रिकॉर्ड उनका रहा है। उन्होंने 1 जनवरी 2022 से वो नंबर 1 चल रहे हैं ओवरऑल। कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की है और उन्होंने 71 विकेट लिए हैं, 71 विकेट लिए हैं, जिसमें से टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट आपको पता है कितने? 40 विकेट 71 में से टॉप 3 बैट्समैन के हैं, टॉप ऑर्डर के टॉप 3 बैट्समैन के 40 विकेट सिराज के नाम पे। अब आप बताओ, अब आप खुद ही सोचो, खुद ही एनालाइज करो, खुद ही इवैल्यूएट करो, हमने क्या किया है इस सिलेक्शन में? क्या हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन को चुनने में गलती नहीं की? क्या हमने बॉलर्स चुनने में गलती नहीं की? क्या हमने अपने स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन को चुनने में गलती नहीं की? इन सब बातों को देखते हुए आप किस नतीजे पर पहुंचते हो? मैं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वी विन द चैंपियंस ट्रॉफी और वी लूज इट, हम चाहे जीते चाहे हारें, यह तो तय है कि आप एक गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन और गलत बॉलर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं। आपके पास अभी भी टाइम है इसको सुधारने का, क्योंकि ये प्रोविजनल स्क्वाड है, इसमें कुछ सुधार, कुछ बदलाव आप अभी भी कर सकते हैं। समय रहते ये बदलाव कर लिए जाएं तो ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकती है। एक इफेक्टिव, कम से कम कागजों पर तो सबसे पहले इफेक्टिव दिखना है, वो आप कर सकते हैं। वरना पूरे इस विश्लेषण और रिसर्च के बाद एक ही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत अपने सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक के साथ उतरने वाली है। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपकी भी आंखें खुली होंगी, आप भी सोचने में मजबूर हुए होंगे कि ये क्या किया है हमारे सिलेक्टर्स ने, हमारे कप्तान ने, हमारे कोच ने। किस तरीके की टीम लेकर हम चैंपियंस ट्रॉफी में, टीम नहीं, किस तरीके की बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम जो है उतरने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। कहीं हमें ये उल्टा ना पड़ जाए, ये डर जो है मुझे तो सता रहा है। आई होप कि आपको भी सता रहा होगा, और ये डर ना सताए इसके लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वक्त रहते टीम में अभी भी थोड़े बहुत जो चांसेस हैं वो सुधारने के आप कर लीजिए, तो हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर हम लौटें 2013 के बाद।
तो जाते जाते मैं एक बार फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि किस मुद्दे पर आप बातचीत करना चाहते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं, आपको बातचीत कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि और ऐड करने की ज़रूरत है। ये सारे कमेंट्स मेरे को भी बेहतर होने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से मैंने एक चीज़ सीखी है कि लगातार बेहतर होते रहने की कोशिश जो है जारी रहनी चाहिए, लगातार, रोज़, हर रोज़। थैंक यू।